उधर फ्रांस में माइकल अपनी कार में सुधा को लेकर फार्म हाउस पहुंच गया था। सुधा अभी भी बेहोश थी तो उसने सुधा को अपनी गोद में उठाया और अंदर अपने रूम में लेकर आया। उसने उसे बेड पर लिटा दिया और सुधा को प्यार से देखने लगा। उसका असिस्टेंट उसके साथ ही था। उसने कहा, सर, क्या डॉक्टर को कॉल कर दें? माइकल ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, नहीं, ये बस कुछ समय के लिए ही बेहोश है। धुएं का असर खत्म होते ही अपने आप ही जाग जाएगी। फिर वो अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद जब फ्रेश होकर आया तो देखा सुधा उठ चुकी थी और पलंग पर बैठकर गुस्से में अपने हाथों को ही मसल रही थी। वो भी सुधा के पास बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोला, क्यों इतना गुस्सा होती हो? छोड़ दो ना जो कुछ भी हुआ है। इन सब बातों को पकड़कर सिर्फ तुम्हें ही परेशानी होनी है। हम अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे। सुधा ने गुस्से में माइकल को देखा, फिर उसके हाथ को झटकते हुए कहा, कैसे छोड़ दूं? कैसे अपनी बेइज्जती को भूल जाऊं? मैं कभी नहीं भूलूंगी और जब तक उन्हें बर्बाद नहीं कर देती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उस विक्रम को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। समझता क्या है अपने आप को? माना कि बहुत हैंडसम है और मैंने तेज के बाद सिर्फ उसी के साथ जिंदगी जीने का सोचा था, पर उसने भी तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ रेडी था। उसके पापा भी रेडी थे शादी के लिए। हमारी शादी भी हो जाती, पर पता नहीं कहां से बीच में वो प्रीति आ गई। सब कुछ खराब कर दिया उसने। फिर मैं कैसे उसका सब कुछ अच्छा रहने दूंगी? मैं भी उसका सब कुछ खराब करूंगी। और वो बिजनेस वर्ल्ड का किंग तेज प्रताप राठौर, मैंने उसके साथ भी सपने देखे थे। वो तो पूरी तरह से मेरे काबू में था। वो मेरे लिए रुका हुआ भी था, पर उस बीच जाने कहां से वो तनु आ गई और दोनों की शादी हो गई। उस तनु ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। और तेज, वो कहता है कि वो अब तनु से ही प्यार करने लगा है। इतने सालों तक उसने क्या किया? क्या वो प्यार नहीं था जो उसने मेरे साथ किया था? इतनी जल्दी वो मुझे भूल नहीं सकता। मैं उसे कुछ भी नहीं भूलने दूंगी। मैं भी बता दूंगी कि जब प्यार करने वाला आपसे दूर होता है तो कैसा लगता है। माइकल ने फिर सुधा के हाथों को पकड़कर कहा, मैंने कहा ना, अब जाने भी दो। हमें नहीं देखना कौन किसके साथ है। बस तुम मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। तुम्हें मॉडलिंग पसंद है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए कई कंपनीज में बात की है जो तुम्हें बहुत अच्छा पे भी करेंगे और तुम अपने करियर को नई ऊंचाई पर ले जाओगी। तो भूल जाओ इन सब चीजों को। सुधा ने जलती हुई निगाहों से माइकल को देखा और कहा, पर मैंने कभी तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के सपने नहीं देखे। तो दूर हो जाओ मुझसे और जाने दो मुझे। सुधा ने माइकल के हाथों को झटका और बेड से उठकर खड़ी हो गई। माइकल ने कहा, ठीक है, तो इतना नाराज मत हो। नहीं पसंद हूं मैं तो कोई बात नहीं, पर एक दोस्त होने के नाते ही तुम आज यहाँ रुक जाओ। सुधा ने एक नजर माइकल को देखा, फिर अपने गुस्से को कम करते हुए उसे हाँ कह दिया। माइकल भी मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। उधर विक्रम, सुधा उसकी आंखों के सामने से निकल गई थी और माइकल उसे कहाँ लेकर चला गया किसी को खबर नहीं लगी। उसने अपने असिस्टेंट से सुधा को ढूंढने को कहा। विक्रम की फ्लाइट दोपहर की थी और रात तक वो काठ गोदाम पहुंच जाने वाला था। जब उसकी फ्लाइट कंफर्म हो गई तो उसने अपने फोन को देखा, फिर मुस्कुराते हुए प्रीति को फोन लगाया। प्रीति उस समय उमा दीदी से बात करके ही फ्री हुई थी। उसने जैसे ही देखा विक्रम का फोन है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। उसने फोन उठाया तो विक्रम ने कहा, कैसी हो? क्या तुम्हें मेरा इंतजार है? तो मैं बता दूं, शायद तुम्हारा इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। मैं आ रहा हूं, रात तक पहुंच जाऊंगा। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहते हो। विक्रम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। एक गुदगुदी सी दोनों के दिल में होने लगी। दोनों ने ही थोड़ी बात करके फोन रख दिया, क्योंकि अब उन्हें इंतजार के पलों को काटना था। प्रीति भी खुशी खुशी प्रोजेक्ट का काम देखने लगी और मन ही मन रात के लिए सपने बुनने लगी। अब उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था, पर उसके पहले पूजा और समय को मिलाना था। उधर शिमला में समीर अभी भी दिलजीत की टांग खींचने में लगा हुआ था और ऐसे एक दूसरे को परेशान करते हुए कब वो सब दिलजीत के घर पहुंच गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जैसे ही दिलजीत के घर के पास उन्होंने जीप को रोका, वहां पर खड़े सभी लोगों की आंखों में बेसब्री सी नजर आई। दिलजीत की मम्मी पापा और उसकी दिलरुबा सभी आंखों में आंसू लिए दिलजीत को ही देख रहे थे। दिलजीत के जीप से उतरते ही सभी उसे गले लगाना चाहते थे, पर उसने दूर से ही ना कह दिया।
सभी समझ गए थे कि उसे चोट आई है। वहीं पर पास में ही खड़े दिलजीत के पापा ने आंखों में आंसू लिए उसकी सलामती के लिए अपने रब को धन्यवाद कहा और सभी को अंदर आने कहा। समय का मन नहीं था इस तरह आने का, पर दिलजीत की मम्मी और पापा का स्वभाव देखकर दोनों ही जीप से उतरकर उनकी तरफ चले गए। तीनों को ही कहीं ना कहीं चोट आई थी और दिलजीत के मम्मी पापा ध्यान से तीनों को देख रहे थे। तीनों बच्चे सही सलामत थे, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। खाने पीने का दौर बातों के साथ ही चालू हो गया था और दिलजीत पूरे मन से पूरे मिशन की बातें अपने परिवार को बता रहा था। समीर और समय चुपचाप उसकी हरकतों का मजा ले रहे थे। दिलजीत के पापा समझ रहे थे कि समय और समीर को भी अब आराम की जरूरत है। दिलजीत के पापा ने गेस्ट हाउस को समीर और समय के लिए रेडी करवा दिया था। इसे देखकर समीर ने अंकल को थैंक यू कहते हुए कहा, थैंक यू अंकल, वैसे हमें भी कुछ देर आराम की जरूरत थी, उसके बाद हम काठगोदाम निकल जाएंगे। अच्छा है जब तक हम यहाँ रुके हुए हैं वहां हमारे रहने का इंतजाम हो रहा होगा। समय समीर की बेतुकी बातों से बहुत झल्ला रहा था, पर अब वो कठपुतली के समान समीर के साथ जा रहा था। दोनों गेस्ट रूम में आराम करने के लिए आ गए तो दरवाजा बंद करते ही समय ने समीर को एक घूसा मारते हुए कहा, ये सब क्या है? क्यों सबको परेशान कर रहे हो? मुझे वैसे भी ना तो दिल्ली जाना है ना काठगोदाम, तो फिर तुम क्यों अपने साथ मुझे यहाँ घसीट रहे हो? अच्छा खासा मैं वहां अपने क्वार्टर में रहता, पर नहीं, घूमते घूमते मेरी ही हालत खराब हो रही है। समीर ने देखा हल्का खून समय के कंधे पर आ गया है। उसे समय के कंधे की ओर देखते हुए कहा, सॉरी यार, मैं तेरी ड्रेसिंग कर देता हूं। गुस्से में समय ने समीर की ओर देखकर कहा, तुझे तो आराम करना है ना, तो करना आराम, मुझे नहीं करानी कोई पट्टी वट्टी। और वो गुस्से में एक तरफ बैठ गया। इधर समीर समय की ओर जाता तभी उसके फोन पर काली का नाम फ्लैश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए काली का फोन पिकअप किया तो वहां से काली ने कहा, समीर, मैं अभी 1 घंटे के अंदर काठगोदाम पहुंच जाऊंगा, तुम लोग कहाँ हो? समीर ने अपनी घड़ी देखी, उन्हें भी काठगोदाम में आधे घंटे लगने वाले थे। तो समीर ने कहा, हाँ भैया, बस हम पहुंच ही रहे हैं, पर आपको अभी आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तो था मैं अगले महीने समय को लेकर खुद ही दिल्ली आ जाऊंगा। वैसे तो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं। काली ने कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, बस कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसलिए मुझे आना है। समीर ने समय की ओर देखा जो अभी भी अपने फोन में लगा हुआ था, तो उसने कहा, भैया आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो बस 2 मिनट दीजिए। वो धीरे से गेस्ट रूम से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। समीर ने काली से बात करते हुए कहा, भैया आपको पता है ना उस दिन जब समय का अवार्ड फंक्शन था? काली ने चौंक कर कहा, हाँ तो क्या हुआ? समीर ने फिर कहा, भैया आप तो जानते हैं दृष्टि की एंगेजमेंट हमने वहीं समय से करा दी थी, पर उस कार ब्लास्ट के बाद दृष्टि हमारे बीच नहीं रही। पर उसने समय को पूजा से शादी करने के लिए कहा, जो समय मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं यदि आप उसे मनाएंगे तो वो जरूर मानेगा। तो प्लीज भैया एक बार आप समय से बात कीजिए, उसे मनाइए, क्योंकि उसकी जिंदगी में किसी का आना बहुत जरूरी है। बहुत अकेला है वो, और शायद उसे भी प्यार की जरूरत है। काली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज आकर वो काम भी कर लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। समय को पूजा से शादी अब करनी ही होगी। वैसे पूजा है कौन? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दृष्टि के साथ और एक लड़की थी ना जो पिंक फ्रॉक में थी, वही पूजा है। काली ने चौंकते हुए कहा, पर वो तो उसे तो तुम पसंद करते हो ना? समीर ने भी चौंक कर कहा, नहीं भैया, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। वो जो भी कुछ था वो तो मैं ऐसे ही मजाक में किया करता था। काली ने कहा, यदि तुम्हें पूजा नहीं पसंद तो तुम्हें पसंद कौन है? समीर काली की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया और सब कुछ ठीक है कहकर फोन काटने को हुआ। काली ने कहा, क्या फिर? उसने धीरे से कहा, भैया जाने दीजिए ना, बस अभी के लिए आप समय को संभाल लीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना, शायद इसके लिए आपको थोड़ी सी जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। काली ने अपने फोन को रखा और उसे घूरते हुए कहा, पर शोभा ने तो कहा था समीर उस पूजा को पसंद करता है। मैं तो बहुत खुश था कि मेरे भाई को भी कोई लड़की पसंद आ गई, पर अब समीर की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उसे पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर यदि शोभा ने देखा है तो वो गलत भी तो नहीं है, तो फिर समीर की पसंद है कौन?
काली कुछ देर इस विषय में सोचता रहा, फिर उसने अपने सिर को झटक लिया। बस कुछ ही समय में वो शिमला पहुंचने वाला था। काली से बात करने के बाद समीर ने फोन रखा और वापस गेस्ट रूम की तरफ आ गया। तभी उसने देखा दिलजीत अपनी प्रेमिका के साथ बहुत खुश है। दोनों बिल्कुल तोता मैना की तरह बात करने में लगे हुए थे। उन्हें देखकर समीर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने अपने मन में कहा, कितना अच्छा लगता है जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के पास होते हैं। और मैं जानता हूं मेरे नसीब में ये सब कुछ नहीं है। शायद प्यार और मिलन किसे कहते हैं ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगा। फिर उसने हंसते हुए ही अपने ख्यालों को झटका और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में उन्हें भी यहाँ से निकलना था और समय के कंधे और समीर के पैर में बहुत दर्द था। उसने देखा समय आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो समीर भी उसके बगल में जाकर लेट गया। उसके लेटते ही समय ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ सिर करके पूछा, किसका फोन था जिसके कारण तू इस रूम से बाहर चला गया? क्या तेरा भी कोई कनेक्शन है? समीर ने मुस्कुराते हुए समय को देखा और कहा, इतनी अच्छी किस्मत मेरी कहाँ। जब प्यार था तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जब वो प्यार किसी और का हो चुका है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, मेरी जिंदगी में ना तो कोई है और ना ही कोई आएगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली।